देखते हैं अरे आलू यहीं पे गिरा है बेटा पूरा ये है सर ये तो हाँ हेलो गुड तो यही है चलो ये इसका चलिए भाई, आज डिस्कस करने जा रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 2। फर्स्ट वाला जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर था वो एप्लीकेशन टाइप था, और ये वाला पूरा क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से भरा पड़ा है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है बेटे, 1 mole of organic compound A with formula C3H8O reacts completely with 2 moles of HI to form X and Y. When Y is boiled with aqueous alkali it forms Z। और उसमें भी important चीज़ क्या है कि Z gives iodoform test। ठीक, तो इस वाले कंडीशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है ही नहीं, आपके पास एक ही ऑप्शन जाता है, कौन सा, मिथॉक्सी इथेन। क्यों ऐसा? क्योंकि वो शट अप क्योंकि HI से जब रिएक्शन कराओगे तो आप लोगों को मालूम है वो क्या उसको ब्रेक करेगा, बस। तो उस कंडीशन में आपके पास एक ही कंडीशन बचती है कि वो ईथर होना चाहिए, और वो कंडीशन बस इसी के साथ है। ठीक, चलो उसके बाद चलिए उसके बाद आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड sequence is used to prepare alpha hydroxypropanoic acid from ethanol। ठीक, तो इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को इथेनॉल से बनाना है, इथेनॉल है CH3CHO, इससे आप बनाना चाह रहे हैं क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। यानी कि इसमें आप लोगों को सीधे सीधे एक कार्बन इनहेंस कराना है। प्रोपेनोइक एसिड का मतलब एक कार्बन इनहेंस कराने हो ना, 3 कार्बन की चेन, और इन बाकी तीनों ऑप्शन में कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा, जबकि इस इकलौते ऑप्शन में आप जैसे ही HCN से रिएक्शन कराओगे तो एक कार्बन चेन में ऐड हो जाएगी। आंख बंद करके इसी को आप सॉरी उतना डेप्थ में जाना ही नहीं है बेटे। इथेनॉल में आपके पास 2 कार्बन है, और आपको जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो उसमें क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, मतलब 3 कार्बन की चेन। अब 4 ऑप्शन को देखो, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको चेन में कार्बन ऐड करके देखा, ये तो देता नहीं, ये तो ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन, बच गया कौन, HCN। आपको मालूम है HCN सीधा सीधा जुड़ता है डबल बॉन्ड तोड़ के। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पावर इन द सीरीज। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या मतलब, सामने वाले को स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करना चाहिए लेकिन खुद उतनी ही ताकत से रिड्यूस होना चाहिए। ठीक, आप इन सारे ऑप्शंस को आराम से बैठ करके उनका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखना, लेकिन जो करेक्ट आंसर जा रहा है वो यही है, ए। आप पर मैग्नेट को चेक कर लो, जरूरी नहीं है बेटा तीनों को चेक करना, किसी एक को चेक करो। पर मैग्नेट को चेक करो, पर मैग्नेट का कितना जा रहा है, इसमें +7 है। +7 का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, 25 होता है ना उसमें, और 25 में 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पूरा का पूरा D ब्लॉक खाली बचा पड़ा है। ठीक, यानी कि इसका वो उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक बल्क में वो चाहे तो एडजस्ट कर सकता है, खींच सकता है। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होने की, मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रोबेबिलिटी रख रहा है अभी। ठीक, इसमें देखोगे तो ये है कितना, 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रोबेबिलिटी रख रहा है, और इसमें शट है ना, फिर
हाँ ठीक, तो उस हिसाब से आपके पास एक ही ऑप्शन जा रहा है। कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा तीनों तीनों नहीं उठा के देखना, आप किसी एक को चेक करके चलो। ठीक, चलो उसके बाद क्या है, वाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी, इस वाले का ऑप्शन जा रहा है, आप लोगों को मालूम है लेड स्टोरेज बैटरी जब रिचार्ज होती है तो वो, हाँ PbO2, lead sulfate on cathode is reduced to, इसका ऑप्शन है ये reduced to lead। उसके बाद है ग्लूकोज ऑन रिड्यूस्ड विथ HI एंड रेड फॉस्फोरस, ये वाला तो आप लोगों की बुक में वो जो केमिकल रिएक्शंस या केमिकल क्या बोलना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज दिया है उसका पहला वाला ही है। HI के साथ में रिएक्शन कराओगे तो वो क्या बना के देगा आपको, हेक्सेन बना के देगा। इसी चीज़ को पढ़ाते टाइम मैंने ऐसे ही पढ़ाया था कि NCERT किस नाम से पूछ सकती है कि राइट अ केमिकल इक्वेशन या राइट अ टेस्ट टू कन्फर्म और टू डिटरमाइन हेक्सोस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कि उसमें 6 कार्बन है, कैसे मालूम चलेगा, इसी से मालूम चलता है। ठीक, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। द कंपाउंड ऑब्टेन्ड व्हेन एसिटाल्डिहाइड, रुक जाओ रेड फॉस्फोरस का ये कौन है, हेक्सेन? भैया साथ में HI चाहिए तब वो बन रहा है। उसके बाद है द कंपाउंड ऑब्टेन्ड व्हेन एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड को जब एक्वस उसके साथ रिएक्शन कराते हो क्या बनता है, ये एक नेमिंग रिएक्शन भी है। किसी भी एल्डिहाइड को एक्वस क्या बोलना चाहिए इसको, सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, किसी भी एक बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में आप लोगों को मालूम है क्या कंडीशन बनती है, एक एग्जांपल देख लो। एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट CH3CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2CHO, ऐसा ही तो प्रोडक्ट बनता है ना। ठीक, तो अब इस कंडीशन में किरल कार्बन कोई सा भी दिख रहा है क्या, ये वाला? अरे तुम लोग कैसे करते हो भैया, ये वाला कार्बन जो है बेटे, अगर इसका हाइड्रोजन ऐसे लिख दोगे तो ये वाला किरल कार्बन नहीं है। हाँ, और किरल कार्बन है मतलब ये क्या होगा, बस। चलो फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट, इतना इतना इतना, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, लकीली उसी वही है इसका करेक्ट आंसर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिकम्पोज हाफ ऑफ द रिएक्शन, हाँ उसी में ही चलना है, इसमें कुछ खास वो रॉकेट साइंस है ही नहीं। इसके लिए करना क्या था आपको, क्या रहता है इसके लिए, T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। K की वैल्यू आपको दी है, एक काम करो T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693, अच्छा ये जो है 3.01 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब ये नीचे आ गया तो क्या हो गया 1000। ठीक, अब ये भी हटा दो 2 0 और, यानी ये क्या बन गया आपका 0.00301, ये हो गया 0.00301। अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है ये हाँ जी, इसको सॉल्व कहाँ किया है मैंने, क्या चीज, इसको आप सॉल्व करोगे तो नीचे का ये डेसिमल हटेगा, ऊपर में 5 0, इधर से हटेगा नीचे में 3 0, रिजल्ट क्या बचा ऊपर में 2 0। अब इसको सॉल्व करोगे 301 से ये 69,300, तो अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास वैल्यू टिक रही है। ठीक, चलो
इसका कैसे आएगा सेकंड पेज? सर सेकंड पे नीचे और वो नहीं सर उसके नीचे वाला सेकंड पे थर्ड नंबर सर। क्वेश्चन 8 में आ गए हम लोग? यस सर। ठीक है, चलिए इतना तो दिख रहा होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है आपका, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन स्क्वायर प्लेनर टेट्रासाइनाइडो प्लेटिनेट 2। यहाँ पे प्लेटिनम कौन से स्टेट में है? +2 में है, और प्लेटिनम +2 मतलब उसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 रहता है। ठीक, प्लेटिनम जो है ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है और इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको तो याद ही कर लो। +2 और +4 दो ही काम का है, +2 में 0 रहता है ये। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट किरल? 1-क्लोरोपेंटेन, क्योंकि 1-क्लोरो-2-मिथाइल पेंटेन को देखोगे एक कार्बन किरल उसमें निकलेगा ही निकलेगा। सेम कंडीशन इसकी और इसके साथ भी है, जबकि 1-क्लोरोपेंटेन में वो जो क्लोरीन है वो कहाँ बैठा हुआ है? बिल्कुल एंड पे, और उसके पहले आपके पास ये ऐसे करके 5 कार्बन बैठे हुए। तो ये वाले कार्बन को आप देखोगे तो 2 इसके पास हाइड्रोजन आ रहे हैं ये वाले, जो कि इसको किरल नहीं बनाते। ठीक, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इसमें भी बहुत टफ नहीं है, अपने को मालूम है कि 5F का शील्डिंग इफेक्ट 4F के मुकाबले बहुत खराब रहता है, जबकि इसमें क्या लिखा है? 4F एंड 5F ऑर्बिटल्स आर इक्वली शील्डेड। तो इनकरेक्ट तो यही है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक, उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए शर्त क्या है? एक बार इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन दे तो वापस नहीं लेना चाहिए, ये हम लोगों ने देखा भी है। फिनॉल आपको मालूम है रेजोनेंस है। मेटा नाइट्रोफिनॉल कौन सा इफेक्ट है इसका? ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है कि विड्रॉइंग ग्रुप है? रिपेलिंग है, ठीक है। मेटाक्रिसॉल, क्रिसॉल का मतलब होता है एक CH3 इधर चाहिए, एक CH3 इधर चाहिए। दूर दूर तक ये तो शर्त में है ही नहीं, सीन में है ही नहीं। तो अब एक चीज चेक करो, इनमें से कौन है जो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, मतलब कि इसको कौन कौन रख रहा है? A, B और D, ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अब इसमें चेक करो मेटा नाइट्रोफिनॉल को कौन है इन तीनों में से जो टॉप पे रख रहा है? A और D, यानी कि अब जंग इन दोनों में है। अब किसकी किसके बीच में जंग है बेटा? फिनॉल और मेटा क्लोरोफिनॉल। अगर क्लोरोफिनॉल है, शट अप, अगर क्लोरोफिनॉल है तो अब इसका कौन सा इफेक्ट लगता है हमेशा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे ही इसके पास वो रेजोनेंस के बाद आएगा ये तो खींच लेगा, यानी कि जब वो उधर गया ही नहीं तो वापस से H+ को आने की जगह तो मिलने नहीं वाली है कि नहीं? यानी कि बाजी कौन मार ले गया? तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हुआ? सबसे लीस्ट है क्रिसॉल, उसके बाद बारी फिनॉल की, उसके बाद मेटा क्लोरोफिनॉल और सबसे हाईएस्ट मेटा नाइट्रोफिनॉल। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स विल नॉट गिव कार्बिल अमीन रिएक्शन? कार्बिल अमीन रिएक्शन के लिए शर्त क्या थी? कि नाइट्रोजन के पास उसके दोनों हाइड्रोजन होने चाहिए, और ऐसी शर्त तभी होती है जब ये 1 डिग्री रहे। चेक करो, ये 1 डिग्री है, ये देगा। मिथाइल अमीन ये 1 डिग्री है, 1 देगा। फिनाइल अमीन ये भी देगा, डाई मिथाइल अमीन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री टाइप का है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस। ये पढ़ते टाइम भी हम लोगों ने देखा था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेना देना नहीं है, तो उसमें तो ऐसा ही मिलता था, ठीक है, ट्रू है। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, सही है। ए
एसिटाल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो हाँ ये तो ट्रू है। हायर एल्काइंस गिव हायर एल्डिहाइड, सही है। हाँ कुल मिला के कहानी ये है कि जितना ज़्यादा आप एल्काइन बढ़ाओगे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे, जहाँ से वो मतलब ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा वहाँ से वो एल्डिहाइड बना के देगा। चलो, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर है, एल्डिहाइड है, टॉलरेंट एजेंट और उसको रिड्यूस करता ही है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंटेन फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप, सही है, इसका भी ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स शोन बाय, ठीक, जिसमें एक चीज ध्यान दोगे आप, तो ये वाली जो चीज है ये लिगेंड है बाइडेंटेड, यानी कि ये जो कोबाल्ट था इसमें 2 को ये EN खा गया, 2 को ये EN खा गया और ये 2 बच गए हैं दोनों क्लोरीन के लिए। अबव द प्लेन बिलो द प्लेन सेम है, तो ये ट्रांस है, ठीक। और इसमें बहुत ज़्यादा होगा तो आप एक सिस बना पाओगे। और इसमें कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स आयन इज 3, यानी कि एसर्शन तो गलत है भाई। उसके बाद लिखा है कि कॉम्प्लेक्स आयन हैज़ एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, चेक कर लेते हैं कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है। बाइडेंटेड लिगेंड 2 है यानी कि 4, और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड यानी कि 6, और 6 रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो ऑक्टाहेड्रल लेके जाता है, यानी कि इसका A फॉल्स है और चलो अब है 17, इसको मिटा दो। इथेनोइक एसिड से मिथनामीन बनाना है, थोड़ा सा ध्यान दो। इथेनोइक एसिड CH3COOH, इससे आप क्या बनाना चाह रहे हो बेटा? CH3NH2। कुल मिला के कहानी है कि आप इसको हटाना चाह रहे हो ना। इसको डायरेक्टली तो हटा नहीं सकते, लेकिन डायरेक्टली हटाने का अपने पास कोई मेथड भी नहीं है, लेकिन अपने पास हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रखा है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के लिए मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए? NH2 चाहिए। NH2 भी डायरेक्ट ला नहीं सकते अपन। हाँ, 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते कैसे? आप एक काम करो, इसको पहले SOCl2 से रिएक्शन कराओ, क्या बना के देगा? CH3 C डबल बॉन्ड OCl। अब इसमें क्या करूं मैं? अमोनिया, क्या भैया? SO2 और वो सब भी बनेगा, लेकिन अपने काम का भी वो नहीं, अपने को वो बनाना है बस। इसके साथ बनाओगे तो ये क्या बना के देगा? अरे रे रे, NH2 तो बनाना है अपने को। चलो इसको मैं इधर घुमा लेता हूँ गाड़ी। इसको NH3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से HCl बना के अलग, और CH3CONH2 बन गया। अब अगर इसमें हम लोगों ने किया क्या? Br2 अलॉन्ग विथ KOH या NaOH, तो ये उड़ जाएगा बीच में से। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है ये, और ये बना के दे देगा। ठीक, किसी किसी बुक में आप देखोगे तो उसमें ये वाला स्टेप जो है वो स्किप किया है, और उसमें क्या बोला है कि आप सॉरी अमोनिया को ही एक्सेस में अगर लेंगे तो भी ये क्या बना करके देगा? CH3CONH2। रुकना भैया, बीच में से ये CO तो उड़ाना ही है अपने को। और इसके लिए अगेन सेम चीज आपको चाहिए, Br2 अलॉन्ग विथ कोई भी एल्कली हाइड्रोक्साइड KOH या NOH, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, फिर ये उड़ेगा और कंडीशन ये ठहरेगी। हाँ, ये किसी किसी बुक में लिखा है, लेकिन NCERT के हिसाब से तो ये चलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक स्टेप ही बस बढ़ा है, लेकिन कम से कम आपको भरोसा है अपने ऊपर कि सही बनाए थे। चलो, इथेनामीन से मिथेनामीन बनाना है भाई। इथेनामीन यानी कि CH3CH2NH2, इससे आपको फिर क्या बनाना है?
CH3NH2, यानी अगेन बीच में से ये उड़ाने का है, डायरेक्टली तो उड़ नहीं सकता। क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम लोग ये बनाएंगे तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से उड़ा लेंगे। बस कोई एक पहले तो क्या कर लो, इसमें SOCl2 नहीं आएगा भैया। SOCl2 के लिए अपने को नहीं, अपने को टर्मिनल पोजीशन पे OH चाहिए, तब ये उसको गायब करता है। ऑक्सीडाइज करेंगे। अच्छा, ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के आना है जो इधर से 2 हाइड्रोजन भी उड़ाए और वो भी सप्लाई करके दे। ना HNO2। सर इसको इथेमाइन एसिड बोलते हो ना? भैया ये नाइट्रस एसिड है। कौन सी बुक पढ़ रहे हो तुम? सर इसमें ये वाला बता रहा हूँ। अच्छा पहला। ठीक, अब इसमें क्या कंडीशन होगी, एक ऑक्सीजन ये इधर दे जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन को H2O अपने साथ लेके चल देगा। ठीक, छोड़ गया क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। इसके बाद तो कहानी जानते ही हो। बस। अच्छा, आउट ऑफ द वेरियस पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C7H7Cl कंटेनिंग बेंजीन रिंग, आधा कहानी तो यहीं पे हो गया भैया खत्म। बेंजीन रिंग में C6H6 मेकअप हो गया और CH, अच्छा एक C और एक Cl और एक CH3 ग्रुप अलग से रखने का है। कंटेनिंग सजेस्ट द स्ट्रक्चर विच, अच्छा विथ द वीकेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। हाँ, पहले तो देख लो 4 आइसोमर कौन से होंगे। एक तो ये आइसोमर होगा, दूसरा आइसोमर क्या होगा CH3, यहाँ पे Cl, रुकना एक मेटा पे भी तो चाहिए। पोजीशन आइसोमरिज्म चेक करना है ना अपने को। ये लो वीकेस्ट, वीक कब होगा वो, बस जब वो पार्शियल डबल बॉन्ड में नहीं जुड़ा है, या फिर ये कह लो कि वो 1 डिग्री है तब वो वीक है। ऐसा तो बस यही है बेचारा। ठीक, कितना आसान। मैं बोला ना कि ये वाला जो सैंपल क्वेश्चन, ये जो सैंपल पेपर है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है। इतना सा लिखे, 2 नंबर झोली में। चलिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। मालूम ही, एसेंशियल मतलब जो बॉडी नहीं बना पा रही, अपने को बाहर से इनटेक करना है। नॉन एसेंशियल जो बॉडी बना पा रही है, अपने को लेने की जरूरत ही नहीं है। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, सिर्फ C1 पे देखना है कि C1 और C2 का अगर OH सेम है तो अल्फा है, अगर C1 का C2 के मुकाबले ऑपोजिट है तो बीटा है। खत्म। ये भी लो, एक नंबर आपकी झोली में आ गया। उसके बाद है व्हेन ऑरेंज सॉल्यूशन कंटेनिंग ये इज ट्रीटेड विद एन एल्कलाई अ येलो सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। और उसके बाद जब इसमें ये करते तो एक्सप्लेन व्हाई डज दिस हैपन। सिंपल है भाई, इसको अगर आप एल्कली से ट्रीट करोगे तो ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बनता है, यानी Cr2O7-2। जब इसको आप देते हो क्या तो ये बना करके देता है आपको CrO4 जो कि येलो कलर का है। ये है ऑरेंज कलर का और ये येलो कलर का है। क्यों हुआ ऐसा? बस। और जब इसको आप वापस से क्या करोगे, एसिडिक मीडियम में दोगे तो ये वापस ये बना करके देगा। इतना ही लिखना है आपको, 2 नंबर जो, बस 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 2 नंबर आपकी झोली में। फिर क्या है, in general it is observed that the rate of a chemical reaction doubles with every 10 degree Celsius rise in temperature if this generalization holds for a reaction। इतना ठीक है। देखो अब इसमें पहचानो, ये है आपका T1, ये है आपका T2 और ये डिफरेंस है। ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है भैया। अच्छा चुप ना, ये डबल कर रहे हैं। ठीक, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। फॉर्मूला क्या है? log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू, रुक ना भैया,
EA अपॉन 2.303 R, फिर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। शर्त क्या है इसमें? बोला कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, यानी कि आपके लिए K2 जो है ये ट्वाइस ऑफ K1 है। ठीक, तो यहां पे रखेंगे, क्या बनेगा बेटे? log ट्वाइस ऑफ K1 अपॉन K1, यानी कुल मिला के ये क्या ठहरा? log 2। वैल्यूज रखिए, EA अपॉन 2.303, वन अपॉन T1 माइनस फॉर्मूले में के ये 1 है, वो उधर का था 1 अपॉन T2, तो ये हो गया ये लो, मैं इसको ऐसे कर देता सर ये एर्नियस इक्वेशन का है ना? हूँ। हाँ, उसके बाद ही आता है ये। T1 माइनस T2, ये हो गया 8.314, 1 अपॉन 295 माइनस 1 अपॉन 305। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोला? A reaction is first order with respect to A and second order with respect to B. Write differential rate equation. देखने में लग रहा है पता नहीं क्या ही पूछ लिया है, लेकिन आपको करना कुछ नहीं भाई। रेट इज इक्वल्स टू के विथ रिस्पेक्ट टू ए फर्स्ट ऑर्डर है, तो a टू द पावर 1 b टू द पावर 2, खत्म। विथ रिस्पेक्ट टू बी है बेटे, आप लोग क्वेश्चन पेपर में देखना ना, विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखा हुआ है। चलो उसके बाद क्या बोला? हाउ द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड। इसको ऐसा कर सकते हैं क्या? इसको नहीं, उतना भी मेहनत नहीं करना है। इसको R मान लो, R1 मान लेते हैं, और R2 के लिए शर्त क्या है? A में तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन B में क्या कर रहे हैं हम लोग? 3B कर रहे हैं। ठीक, दो इक्वेशन या दो क्वांटिटीज में रिलेशन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, एक को दूसरे से डिवाइड मार दो। ठीक, आप R1 अपॉन R2 कर लो। चलो, K ये A और ये के ए इंटू बी स्क्वायर के ए इंटू 9b स्क्वायर। आइडिया तो हो ही गया होगा क्या होने वाला है। R2 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि हाउ द रेट इज अफेक्टेड, पहले के मुकाबले अब वो 9 गुना ज्यादा है। यही आपका आंसर है। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 22, जिंक सॉल्ट्स आर वाइट वाइल कॉपर सॉल्ट्स आर कलर्ड। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन कितने बार डिस्कस कर चुके। जिंक के सॉल्ट में जिंक +2 में है, कॉपर के में भी कॉपर +2 में है, लेकिन जब कॉपर +2 में रहता है तो उसके पास 3d9 होता है, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है उसके पास। वो तो 3d10 में ही रहता है जिंक। यूरोपियम 2 इज मोर स्टेबल देन सीरियम 2, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बस। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वही सेम रीजन जो कुछ देर पहले एक असर्शन रीजन में था। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए 5F रिस्पॉन्सिबल, जबकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए
4F रिस्पॉन्सिबल। 5F का पेनिट्रेशन पावर या शील्डिंग पुअर होता है। जब पुअर होगा, शील्डिंग पुअर है मतलब वो रोक ही नहीं पा रहा है तो फैल गया है वो, इसलिए इसका एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बड़ा होता है। किससे? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से। चलो उसके बाद का क्वेश्चन देखें जल्दी से। फिर है द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फाउंड टू फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ इफ इट टेक्स 15 मिनट्स फॉर 20% ऑफ द ओरिजिनल। ओके, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एट टाइम एट विच ये इसका फॉर्मूला क्या? एक मिनट, इसका फॉर्मूला में ले लें। हाँ जी, फर्स्ट ऑर्डर का नहीं, एनोड अपॉन कैथोड क्यों चाहिए? A माइनस एक्स, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, यही तो रहता है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। देखो कंपाउंड फर्स्ट ऑर्डर इफ इट टेक्स 15 मिनट्स फॉर 20% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल, यानी कि 20% अगर यूज हो गया तो A माइनस एक्स कितना रखा हुआ है पहले कंडीशन में 20, तो A माइनस एक्स कितना होगा 80, A कितना रहेगा 100, T कितना रहेगा 10, तो क्या हो गया? हाँ सॉरी 15 है सर पहले में ना। हाँ जी सर, 15 log 100 माइनस अपॉन 80। अब इसको सॉल्व करके देखो, K की जो भी वैल्यू आती है log 5/4 और log 4 का मतलब 2 into log 2, तो उसको सॉल्व करने के बाद ये मैंने इसको किया है, ये जा रहा है आपका 0.015 पर मिनट। फिर क्या बोला? द टाइम एट विच 10% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल रिमेन्स अनरिएक्टेड। अच्छा, रिमेन्स अनरिएक्टेड का मतलब कितना रिएक्ट कर चुका है? 10% अनरिएक्टेड मतलब 90% खप गया। x की वैल्यू अब रखेंगे कितना? 90। x की वैल्यू 90 रखेंगे ना, तो a माइनस एक्स कितना बचेगा 10। अब इसमें क्या बोला बेटे? टाइम निकालना है आपको, यानी कि अब क्या करेंगे आप? t उधर चला जाता है क्योंकि फॉर्मूले में यही तो है। बस 2.303 अपॉन 0.015 log 100 अपॉन कितना बचेगा 10, log 10 1 जो भी आएगा इसी को सॉल्व करने पे आएगा। अब क्या बोला? द टाइम इट टेक्स फॉर द नेक्स्ट 20% ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 15 मिनट्स। ये थोड़ा घुमाया है, देखो फर्स्ट 15 मिनट के बाद बचा कितना था? 80% बचा हुआ था, उसका 20% यानी कि इसका 20% कितना होगा? 16%। ठीक, यानी अब x की वैल्यू को आप क्या लेने वाले हो? 16। तो इसके लिए जो टाइम बनेगा वो क्या बनेगा? 2.303 अपॉन 0.015 लॉग, लेकिन अब की बार ऊपर a आप क्या लेंगे? नहीं, इसलिए चेंज नहीं हुई क्योंकि आपका ये तो ऑर्डर चेंज नहीं हुआ ना। चलो नीचे कितना आएगा? 80 माइनस 16 यानी कितना? 64। 2.303 अपॉन 0.015 लॉग 80 अपॉन 64 जितना भी आएगा वो आपका आंसर है। अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स आ रहा है ये। ठीक, चले आगे। ठीक है ना, ये मिली तो जाएगा तुम लोगों को। हाँ जी, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव रीजन फॉर द
स्टेटमेंट्स। देखो ये वाला जो है ये आप लोग बड़ी आसानी से बता लोगे कि इसका क्या क्या रीज़न जाने वाला है। ठीक, क्या बोला कि कंपाउंड 2 यानी कि ये फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। SN2 मतलब एक ही स्टेप में होगा, जिसकी खासियत होगी पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, और उसके लिए आपको चाहिए क्या रहता है, 1 डिग्री वाला है भैया, ये 1 डिग्री ही तो है ये ब्रोमीन। ठीक, ये इधर एक ही डायरेक्शन में चेन है ना, तो ये तो 1 डिग्री है। ठीक है, यही रीजन है इसका कि 1 डिग्री है। कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन के लिए अपने को चाहिए था किरल कार्बन, बिल्कुल है किरल कार्बन ये वाला, इतना ही लिखना है। कंपाउंड 1 and 3 फॉलोज SN1। SN1 कब बनेगा, जब वो 2 स्टेप में जाए, और 2 स्टेप में जाने के लिए प्रेफरेंस क्या जाती है इसको, 3 डिग्री। ये भी 3 डिग्री, ये 3 डिग्री ऐसा नहीं है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये और ये दोनों तो सेम दिख रहा है, ये BR यही होना चाहिए। अच्छा एक मिनट, ये उस कंडीशन में ऐसा भी नहीं, इसको यहां पर जुड़ा होना चाहिए था BR, या फिर इसको सिंपली एक यहां पे अगर लाइन कर देते, वहां पे मिथाइल मान लेते तो काम चल जाता। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, ये वाला ना थोड़ा सा मिसप्रिंट आप मान सकते हैं कि यहाँ पे एक ये चाहिए था तभी ये सही होता है। देखो भाई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का A, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो नर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व होगा। बस आपको ये पहचानना है कि कौन सा कैथोड कौन सा एनोड। निकल का है माइनस में 0.25 और एल्यूमिनियम का माइनस में 1.66। माइनस में 1.66 मतलब कंपैरेटिवली नीचे, और जो नीचे है वो एनोड बनेगा, जो कंपैरेटिवली ऊपर है वो कैथोड बनेगा। तो निकल को आप लोगे कैथोड और इसको लोगे एनोड। नर्स्ट इक्वेशन में रख दो, फॉर्मूले में क्या है नर्स्ट इक्वेशन, E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, फिर लॉग एनोड अपॉन लॉग कैथोड, एनोड अपॉन कैथोड, ये आपका E सेल आएगा। और E नॉट सेल के लिए क्या करना है, कैथोड माइनस एनोड है, नर्स्ट इक्वेशन है। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन जो है ये एज सच मतलब ये क्वेश्चन जो है बेटा ये एज सच थोड़ा उतना केमिस्ट्री से ज्यादा फिजिक्स टाइप है। क्योंकि इसमें एक तो आपको इसको सॉल्व करना है, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है, तो ये थोड़ा सा मतलब ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर के उसका नहीं मान सकते आप, मतलब उस पैरामीटर का नहीं है ये। ठीक, फिर भी आंसर क्या क्या आएगा, इफ सेल ए यानी कि इसका आ रहा है ई सेल 2 वोल्ट और सेल बी इसके लिए आ रहा है ई सेल 1.1 वोल्ट, विच ऑफ द टू सेल्स ए और बी विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए शर्त क्या थी, उसके पास इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, वो तो हमेशा यही बनेगा पक्का नहीं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ईएमएफ वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ईएमएफ वैल्यू से कम रहता है। हाँ, जब तक ये इसके टक्कर में नहीं था तब तक वही था इकलौता। इसीलिए तो देखो ना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो ड्यूरेबल भी ज़्यादा है, उसका पावर आउटपुट ज़्यादा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या जा रहा है, हाँ, इफ सेल ए हैज ई सेल 0. कहाँ, अच्छा, विच इलेक्ट्रोड रिएक्शंस विल अकर इन दिस सेल। अब इस वाले में इलेक्ट्रोड की जगह पे कौन बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोड कौन सा, अच्छा तो ये कॉपर बनेगा, क्या कॉपर से इसको कनेक्ट किया तो ये क्या बनेगा और ये क्या बनेगा माइनस। लेकिन अब यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन चुका है, उस कंडीशन में ये कहलाएगा एनोड और ये कहलाएगा कैथोड।
ठीक। क्या अब सेल ए को कर दिया 0.5, सेल बी को कर दिया है ज़्यादा, यानी कि अब ये बन गया है अपना इलेक्ट्रो। हाँ, अब उस कंडीशन में इसके लिए आप लोगों को बताना है कि एनोड और कैथोड में क्या रिएक्शन हो रहा है। ये तो आंख बंद करके लिख लोगे। एनोड पे क्या हुआ था, जिंक बना था Zn+2 एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन निकला था, और कैथोड पे कॉपर +2 एक्वस ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था और ये कॉपर सॉलिड बना था। सिंपल है। देखो अब ये वाला जो है C5H13N, C5 सर 25 का कौन सा है? वो हम लोग पार कर चुके हैं। अब ये एज इट इज तो एक्वस NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में जाएगा नहीं, क्योंकि उसमें डाइएजोनियम सॉल्ट बनाना है। आप इसको 2-3 तरीके से देखो। अच्छा, इसमें आपको हिंट क्या किया बेटा, टर्शरी अल्कोहल चाहिए, यानी कि जो आप इसमें NH2 बिठाओगे वो भी टर्शरी कार्बन को देना पड़ेगा। ठीक, तो टर्शरी कार्बन को देने की एक ही शर्त हो सकती है, क्या? 5 कार्बन, चलो जिसमें से 2 कार्बन इधर टिका लो, एक 4 कार्बन, 5 कार्बन और इसके पास। ठीक, तो ये है आपका X। जब इसको आप NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, N2Cl, जो आगे चल के डिग्रेड होकर के यहाँ क्या लगा के देगा आपको, CH3 CH2, यहाँ पे OH CH3 CH3। तो ये हो गया आपका Y। अब बताओ Y ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? नहीं है भैया। Y के दो, Y में ये जो कार्बन है ये किरल थोड़ी है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट, लेकिन ये दोनों तो सेम है ना। यानी कि इज Y ऑप्टिकली एक्टिव? नो। गिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंटरमीडिएट्स इफ एनी इन द फॉर्मेशन ऑफ Y फ्रॉम X। ठीक है, Y X से Y बनने के रास्ते में क्या क्या इंटरमीडिएट बना? पहला इंटरमीडिएट यहाँ पे N2Cl लगेगा, दूसरा इंटरमीडिएट Cl हटा, N2 हटा और उसकी जगह पे OH आके बैठा, खत्म। सर एक मिनट सर, अब है क्या क्वेश्चन, इफ सम इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड टू योर कार्स कूलिंग सिस्टम अलोंग विथ 5 किलोग्राम ऑफ वाटर, what is the boiling point of solution? What would be the value of want of factor for a dilute solution of K2SO4 in water? ये तो ऐसे ही बता लोगे। want of factor निकालते कैसे हैं? K2SO4 कैसे टूटेगा? 2K प्लस और कितने पार्टिकल दिख रहे हैं आपको? 2 इधर और 1 इधर, तो 2 + 1, यही इसका आंसर है। इतना ही आसान है। चलो अब 27 को मैं सॉल्व करा देता हूँ। 27 इसके लिए आपको चाहिए, दिया क्या है, डेल्टा F इज 15 केल्विन। क्यों लिया 15 केल्विन? क्योंकि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग में जितना डिग्री सेल्सियस उतना ही केल्विन है। डिप्रेशन है ना। और डेल्टा TF के लिए आप फॉर्मूला चलाएंगे क्या, KF इंटू M। 15 KF की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी हुई है, 1.86 इंटू M। M इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 1.86, कितना हो रहा है? ये आ रहा है 8.065 मोल्स पर किलोग्राम। ठीक, फिलहाल तो चलो मोलैरिटी निकल गई। अब अपने को क्या चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या जाता है, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू
m, kb की वैल्यू दी हुई है 0.052, m की वैल्यू अभी अभी निकाली अपन ने, डेल्टा tb इज इक्वल्स टू 0.52 इंटू 8.065, ये वैल्यू आएगी कितनी 4.19 डिग्री सेल्सियस। ये डेल्टा टीबी निकला। आपने को क्या चाहिए, टीबी। कैसे निकलेगा, टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी। टीबी नॉट है प्योर सॉल्वेंट, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100। डेल्टा टीबी अभी भी निकाले 4.19 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो गया, बस सॉरी। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर डिफरेंस करना है। अल्फा हेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हेलिकल स्ट्रक्चर है, बीटा प्लेटेड शीट ऐसा कंप्रेस्ड शीट लाइक स्ट्रक्चर है, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर है, फाइब्रस है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कॉइल्ड है। एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स, एंजाइम में प्रोटीन को प्रोटीन नॉन प्रोटीन दोनों हैं, जबकि कोएंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीनिशियस पार्ट होता है। केस बेस्ड, इसमें ये पूरा करने के बजाय मैं सीधे सीधे आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक। फर्स्ट वाला जो है, टू विच क्लास द कंपाउंड एक्स बिलोंग्स टू। आप इसको जब ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। इसमें क्या बोला है बेटा कि CHNO है एंड इट इज अनरिएक्टिव टुवर्ड्स सोडियम। सोडियम के साथ रिएक्टिव होता है, उसकी एक ही शर्त थी कि वो ऑक्सीजन टर्मिनल पे मिलना चाहिए था, छोर पे, और अनरिएक्टिव है मतलब वो बीच में है। सॉरी, बीच में होने का मतलब ईथर ही होगा वो। ठीक है, सीधे सीधे आंसर लिखो, CH3CH2OCH2। ये इसका आंसर है, लिखना भैया तो चुपचाप से। टू विच क्लास इट बिलोंग्स टू, दिस बिलोंग्स टू ईथर। IUPAC नेम ऑफ द एसिड फॉर्म्ड, इथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड, ये वाला जो है ना, गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इथेनोइक एसिड बन रहा है, ठीक। आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई। कंपाउंड वाई कब बन रहा है, जब एक्सेस ऑफ हाइड्रो आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में करा रहे हैं। और आपको अच्छे से मालूम है कि इसको अगर आप HI एक्सेस के प्रेजेंस में कराओगे तो ये अब टूट के OH और I नहीं लेके जाएगा, अब ये क्या लेके जाएगा, C2H5I। आज एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी एक सेट में, ठीक। गिव द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म एक्सेस ऑफ Cl2। इसमें अगर आप एक्सेस ऑफ Cl2 कराते हो, और वो भी कैसा, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जितने हाइड्रोजन है वो सब उड़ जाएंगे। Cl 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 O Cl 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 Cl। उसके बाद है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये ठीक है, इस वाले को बस देखना है अपने को। इसका भी सॉल्यूशन देख लो भाई। ये क्या है, आप लोगों को ये सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको चाहिए मोलैरिटी। मोलैरिटी निकलेगा आपके लिए डेल्टा TB अपॉन I इंटू KB। ये कैसे आया, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखा था। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू M। यहाँ से ये आया। डेल्टा TB की वैल्यू 0.60 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। I की वैल्यू है 1 और ये है 5.03। ये आ रहा है 0.01193 मोलैलिटी। फिर आपको चाहिए डेल्टा TF, ये होगा I इंटू KF इंटू M। M की वैल्यू अभी अभी आ गई कितनी, 0.01193। I की वैल्यू 1 और KF की वैल्यू दी हुई है 31.8 सॉरी।
31.8 ये तो दिया होता है क्वेश्चन में। तो ये जा रहा है आपका सॉरी अप्रोक्सीमेटली 3 point something। मोलर मास आ गया कितना 251.42। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो भी यहां पे आंसर आ रहा था वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा मोल्स ऑफ सॉल्यूट उतना ही ज्यादा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। N2 की वैल्यू निकली थी थोड़ी देर पहले ये, और N1 की वैल्यू आएगी 0.64 प्लस 0. और N1 निकला कैसे थे भाई? N1 है मास ऑफ CCl4 अपॉन मोलर मास ऑफ CCl4। मास ऑफ CCl4 दिया है कुछ इसमें 154, सॉरी ये तो मोलर मास है, इसका मास कुछ दिया है क्वेश्चन में 100। So ये 38 और कौन सा है सर? थर्ड वाला। ठीक, तो वहां से आंसर आ जाएगा। सर ये किसका फिर मोलर मास M2 ये सेकंड मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, और ये डेल P वाला सर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा ये और वाला है। जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा उतना ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, अब देखो यहाँ पे जितने क्वेश्चन है ये लगभग बनाए हुए हैं अपने। ये पैरामैग्नेटिक वो डायमैग्नेटिक, क्यों? क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन बच रहा है, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। देखना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है बेटे। ठीक, तो ये बैक बॉन्डिंग कराएगा नहीं, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, जबकि ये इनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग फील्ड है। फॉर्मूला फॉर पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम और उसके साथ में चाहिए ट्राई ऑक्सलेटो C2O4 3। अब क्या एल्यूमिनियम आपको चाहिए 3 में, ये हो गया कितना -2 एक एक का रहता है, ये हो गया -6 और ये हो गया +3 में चाहिए लिखा हुआ है, कितना हो गया -6 + 3, यानी कि -3 को बैलेंस करने के लिए। तो इसका आंसर आ रहा है K3Al C2O4 थ्राइस। हाँ OX लिखोगे तो भी चलेगा। 31 का भी है ये। हाँ जी सर। और ये सर 31 का अब भी तो बताएं कि ये वीक फील्ड लिगेंड है, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं कराता, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन छोड़ दे जाता है, इसलिए पैरामैग्नेटिक जी। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इन En का है 0, Cl2 का -2, चार्ज कोई चढ़ा नहीं मतलब प्लैटिनम होगा +2। ठीक, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, क्योंकि 2 इथेन 1,2 डाइमीन से 4 आ गया और ये 2 क्लोरीन। ठीक, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये इज मिक्स विथ इतना 2 moles ऑफ AgCl आर प्रेसिपिटेटेड, पर मोल
व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? खतरनाक इजी है भाई। क्या बोला? 2 मोल ऑफ ये AgCl बाहर हो रहा है ना, मतलब इसमें से 2 Cl को रखना है बाहर अपने को, तो क्या बनेगा? CrH2O6, एक Cl अंदर, सर इसका नाम क्या हो जाएगा सर? नाम IPC नेम क्या सर? सर आराम से सर। हेक्सा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। 2 है ना? अच्छा नहीं 3 क्लोराइड। Why is ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन क्लोराइड? क्योंकि इसकी ये देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम लोग डिसाइड करते हैं वो किस बेस पे है? उसके अनपेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस बेस पे तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आता है उन लिगेंड्स के क्या कहना चाहिए कि उनकी स्प्लिटिंग एफिशिएंसी या फिर उनका जितना स्ट्रॉन्ग नेचर रहेगा मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के लिए उसके बेस पे, और ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो क्लोराइड से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। इसका मेन रीजन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज ऑफ हाई स्पिन। क्यों? CFSE वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब कि जो स्प्लिटेड d ऑर्बिटल है उसका डिफरेंस ज़्यादा है। होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक, होमोलेप्टिक मतलब सेम टाइप का लिगेंड, हेटेरोलेप्टिक मतलब डिफरेंट टाइप का लिगेंड। जैसे कि ये जो है ये हेटेरोलेप्टिक का एग्जांपल है, लेकिन ये जो है ये होमोलेप्टिक टाइप का एग्जांपल है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मर्क्यूरी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इतना इतना इतना, ये तो सर इसका सी प्लेटिनियम का सी हो गया सर डाउट है। प्लेटिनियम सी कहाँ है? अब तुमको प्लेटिनम कहाँ दिख जा रहा है? सर सी सर प्लेटिनियम 31 का सी। हाँ हाँ, क्या हुआ इसको? 3 होगा ना सर इसका? क्यों 3 होगा भाई? यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या? En का 0 है तो 2Cl2 का कितना हो गया? -2। चार्ज 0 है मतलब इसका +2 रहा होगा ना, तभी तो +2 -2 0 हुआ है। सर En का माइनस फैक्टर मुझे पता नहीं सर। En का 0 होता है। अच्छा वो वही से 0 होता है वो पता नहीं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले हैं। रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन वो जो है वो अंडर रूट में चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, चलो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ ये कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। इसमें कोई बहुत भारी चीज नहीं है भैया, इसके लिए तो फॉर्मूला ही लगाना था आपको। क्या? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू K × 1000 अपॉन M। M की वैल्यू दी हुई है 0.30, इसकी वैल्यू दी हुई है 3.72, इतना है का आप कैलकुलेट कर लीजिए। जो भी वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो आपका आंसर है। सॉल्यूशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट्स A and B आर डाइल्यूटेड, इट इज फाउंड दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B इंक्रीजेस 2 times while that of A increases 20 times। यानी कि ये बिल्कुल वैसा ही है 100 सुनार की 1 लोहार की। B जो है वो सिर्फ 2 गुना बढ़ा, जबकि A जो है वो 20 गुना बढ़ गया। तो जल्दी फैला कौन? A, लेकिन उसके मतलब कि उसके 20 के मुकाबले इसका सिर्फ 2, तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा? बस a galvanic cell has इतना if an opposing potential of 1.1 volt is applied to this cell, what will happen to the cell reaction and current flowing through the cell? रोक देगा, खत्म। How will the pH of brine solution be affected on electrolysis? ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है NaCl का सॉल्ट सॉल्यूशन, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो आपको अच्छे से मालूम है क्या क्या बनता है। NaOH बनता है, हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस। चलो भाई इधर देखो, टोलुइन है, टोलुइन को अगर आप CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में गर्म करते हो तो जो A बनता है ये तो है आपके लिए बेंजल्डिहाइड,
बेंजेल्डिहाइड को अगर कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में आप हीट करोगे तो अब प्रोडक्ट को देखो, इसमें क्या चाह रहा है COO NaOH से, तो एक प्रेडिक्शन आप मार ही सकते हो कि ये क्या रहा होगा, बेंजोइक एसिड। ठीक, इधर पे आओ, अब इसमें क्या कर रहे हैं KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इधर से इन पूरे को हटाएगा और बनाएगा KOH लिए ना, NaOH लेते तो Na बनता। अब उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो इधर से पूरी कहानी गायब, और क्या बचेगा आपके पास, बस। ठीक, उसके बाद क्लोरोएसिटिक एसिड हैज लोअर pKa देन एसिटिक एसिड, क्योंकि pKa जितना ज़्यादा होता है उतना ही लेस एसिडिक मानते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है ये। यही सेम कहानी pKb के साथ भी थी, एसिडिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजोइक एसिड टेक्स प्लेस एट मेटा पोजिशन। एक तो यूजुअली होता नहीं क्योंकि रेजोनेंस देता नहीं है, फिर भी ले दे करके होगा तो वो वहीं पे जाएगा जहाँ पे बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। क्यों? क्योंकि इनके पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी ज़्यादा है। कंपेयर करना है तो एक एग्जांपल ले ही सकते हो, तो इस वाले का ही दूसरा अगर मॉलिक्यूल देखोगे तो इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बनेगी, जबकि अल्कोहल के पास क्या रहता है बेटा, अब इतने ही नंबर ऑफ कार्बन वाले को देख लो, एक ही ऑक्सीजन है, यानी कि इसमें और इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी डिफरेंट है। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, इथेनॉल टू ब्यूट टू इनल, कल के क्वेश्चन पेपर में भी था ये जी। प्रोपेनोन टू प्रोपीन, ये नहीं था, इसको देख सकते हो, ये है भैया आपका प्रोपेनोन। इसमें से आप प्रोपीन बनाना चाह रहे हैं तो पहले तो आप क्या कीजिए, इसमें से O को हाइड्रोजन से उड़ाइए। आपके पास कौन सा ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन देगा और इसको उड़ा के लेके जाएगा, सॉरी रिडक्शन। ठीक, क्या दे जाएगा आपको, डबल बॉन्ड तोड़ेगा और हाइड्रोजन जोड़ देगा यहाँ पे, और कुछ करेगा। कीटोन का रिडक्शन क्या देता है, 2 डिग्री अल्कोहल, पक्का? रिडक्शन सर? हाँ सर, मैं ऑक्सीडेशन। ये लो, अब इसमें से क्या करें, हाँ अब कौन देगा उसको, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वो OH भी जाएगा, उधर का एक ये भी लेकर के जाएगा, लेकिन रुकना, ये भी गायब, यहाँ का एक ये गायब, और आपके पास छोड़ जाएगा क्या, किससे रिएक्शन करा रहे हैं? अब इसमें कहाँ डेल, हेल्वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की, RCH2COOH, और कोई भी एक ये ले लो, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, क्या बना के देगा, RCH, यहाँ पे Cl और COH, यही है हेल्वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की। डीकार्बोक्सिलेशन, 2 मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड ONA इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, लेकिन साथ में चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड और हीट करने का, तो ये ऐसा टूटेगा, ये आपका Na2CO3 अलग, और ये 2 चाहिए, नहीं सॉरी और क्या बन गया, अच्छा यहाँ पे तो अब 2 मॉलिक्यूल लेने की जरूरत ही नहीं है, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, क्या बना,
मीथेन अलोंग विथ Na2CO3, यही है डी कार्बोक्सिलेशन। चलिए